नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और मध्य प्रदेश के दौरे पर थे, जहां उन्होंने दोनों ही राज्यों को विकास की सौगातें प्रदान की, तो अपने राजनीतिक विरोधियों पर भी जमकर हमलावर नजर आए। कैसे पीएम मोदी ने विरोधियों को घेरा, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। दिखाएंगे खबर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर देश ने कैसे किया उन्हें याद। होगी बात पश्चिम बंगाल सरकार पर उठते लगातार गंभीर आरोपों और सवालों की भी। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को दी 7,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। मेहसाणा, भटिंडा, गुरदासपुर गैस पाइपलाइन को राष्ट्र को किया समर्पित। कहा, अतीत की विरासत, वर्तमान की शक्ति और भविष्य की संभावनाएं हैं राजस्थान के पास। पीएम मोदी का गहलोत सरकार पर वार। कहा, अपराध में टॉप पर राजस्थान, अराजकता, दंगे, पत्थरबाजी से बदनाम हुआ सूबा। गहलोत सरकार की विदाई का काउंटडाउन हो चुका है शुरू। हमारा एक ही चेहरा, कमल निशान। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश को दिया 19,000 करोड़ से अधिक की विकास का उपहार। 2 लाख से अधिक घरों के गृह प्रवेश का शुभारंभ। दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे को भी किया राष्ट्र को समर्पित। कहा, जिसे कोई नहीं पूछता उसे मोदी पूछता और पूजता है। बिहार में जातिगत सर्वे की रिपोर्ट जारी होने पर सियासी घमासान। भाजपा ने कहा, रिपोर्ट में कुछ भी नया नहीं, मांगा आर्थिक सामाजिक सर्वे का आंकड़ा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, जाति जनगणना को था हमारा समर्थन। मनरेगा पर टीएमसी के आरोपों के केंद्र सरकार ने किया खारिज। पश्चिम बंगाल में मनरेगा सहित कई ग्रामीण विकास योजनाओं में धांधली का लगाया आरोप। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीबीआई जांच की कही बात। अनुराग ठाकुर ने भ्रष्टाचार पर ममता सरकार को जमकर घेरा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को देश ने किया नमन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री ने कहा, बापू के सपनों को पूरा करने की दिशा में करते रहेंगे काम। चिकित्सा के क्षेत्र में 2023 के नोबेल अवार्ड का ऐलान। कोविड के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिए कैटलिन कोरियो और ड्यूविसमैन को पुरस्कार। इनकी खोज की बदौलत mRNA वैक्सीन का विकास हो पाया संभव। एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। एनसी सोजन ने लॉन्ग जंप में जीता रजत पदक। वहीं महिलाओं की स्टीप लचेस में पारुल चौधरी ने जमाया रजत पर कब्जा और प्रीति ने जीता कांस्य पदक। आप देख रहे थे सुर्खियां, खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के दौरे पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज किया। उन्होंने चित्तौड़गढ़ में राज्य को जिन विकास परियोजनाओं की सौगात दी, उसमें तरक्की के ढेरों रास्ते खुलने के साथ ही रोजगार के बड़े अवसर भी पैदा होने वाले हैं। कैसे ये तमाम योजनाएं राजस्थान के लिए सहायक साबित होंगी और जो युवा हैं उनको एक तरीके से भविष्य के लिए संभावनाओं के द्वार खोलेंगी, इस रिपोर्ट को देखिए। आज चित्तौड़गढ़ में 7,200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शुभारंभ हुआ है। देश में गैस पाइपलाइन नेटवर्क बिछाने का अभूतपूर्व अभियान चल रहा है। मेहसाणा से भटिंडा तक की गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इस पाइपलाइन से पाली हनुमानगढ़ सेक्शन का आज लोकार्पण किया गया है। इससे राजस्थान में इंडस्ट्री का विस्तार होगा, हजारों नए रोजगार बनेंगे। आज यहाँ रेलवे और सड़क से जुड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का लोकार्पण भी हुआ। इन सारी सुविधाओं से मेवाड़ की जनता का जीवन आसान होगा।
यहाँ रोजगार के नए अवसर बनेंगे। ट्रिपल आईटी का नया कैंपस बनने से एजुकेशन हब के रूप में कोटा की पहचान और सशक्त होगी। अब यहाँ नाथद्वारा टूरिस्ट इंटरप्रिटेशन एवं कल्चरल सेंटर का लोकार्पण होगा। ये जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर, सीकर में खाटू श्याम मंदिर और राजसमंद में नाथद्वारा के पर्यटन सर्किट का हिस्सा है। इससे राजस्थान का गौरव भी बढ़ेगा और पर्यटन उद्योग को भी बहुत लाभ होगा। तो वहीं पीएम मोदी आज जब राजस्थान और मध्य प्रदेश पहुंचे तो विरोधियों को खासकर कांग्रेस पर वो बेहद हमलावर नजर आए। पीएम मोदी ने राजस्थान में कन्हैयालाल हत्याकांड जैसे प्रकरण को उठाकर राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए तो महिला सुरक्षा से लेकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए कांग्रेस की गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा किया। राजस्थान के मेवाड़ में पीएम मोदी ने राज्य की अशोक शौर्य की गाथाओं से विभूषित नगरी चित्तौड़गढ़ में पीएम मोदी ने कहा कि 5 साल की कांग्रेस सरकार ने राजस्थान की साख को तबाह कर दिया है। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने में लगे रहे और आधी कांग्रेस उन्हें कुर्सी से हटाने में लगी रही। उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ के अपराधी, दंगाई, भ्रष्टाचारी और कांग्रेस नेता खुद को सरकार मान बैठे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। कपड़े सिलाने के बहाने लोग आते हैं और बिना डर, बिना खौफ के टेलर का गला काट देते हैं और वीडियो बनाकर गर्व से वायरल कर देते हैं। कांग्रेस सरकार को उसमें भी वोट बैंक की चिंता सताती है। कोई भी तीज त्योहार राजस्थान में शांति से मना पाना संभव नहीं है। कब दंगे भड़क जाए, कब कर्फ्यू लग जाए, कोई नहीं जानता। सामान्य जन को जीवन की चिंता, व्यापारी को व्यापार की चिंता और कामगार को काम की चिंता, ये माहौल कांग्रेस ने राजस्थान में बना दिया है। पीएम ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर नौजवानों को धोखा दिए जाने को लेकर निशाना साधा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भाजपा सरकार आने पर पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के युवाओं के साथ जो धोखा किया गया है, भाजपा उसकी तह तक भी जाएगी। यहां के पेपर लीक माफिया को, पेपर लीक माफिया, खदान माफिया सुनते थे हम, पेपर लीक माफिया। मैं राजस्थान के नौजवानों को वादा करता हूं, नौजवानों मुझ पे भरोसा करना, ये पेपर लीक माफिया का पाताल में भी जाकर उसका हिसाब किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अशोक गहलोत को पता है कि कांग्रेस की विदाई की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उन्होंने खुद पहले ही भाजपा को बधाई दे दी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भाजपा की सरकार बनने पर जनहित के मामलों को बंद नहीं किया जाएगा। दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोगों को भले भरोसा ना हो कि गहलोत जी जा रहे हैं, लेकिन गहलोत जी को खुद को भरोसा है कि वो जा रहे हैं। वो अब आग्रह कर रहे हैं कि भाजपा सरकार बनने के बाद उनकी योजनाओं को बंद ना किया जाए। मैं राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि भले गहलोत जी की सरकार ने योजनाएं चालू की होगी, लेकिन जनहित की किसी योजना को भाजपा सरकार बनने के बाद उसको रोकेगी नहीं, उसको अच्छा करने का, बेहतर बनाने का प्रयास करेगी।
पीएम मोदी ने बड़ा वादा करते हुए कहा कि सरकार बनने पर राजस्थान में हर गरीब को पक्की छत दी जाएगी और हर घर तक नल का कनेक्शन दिया जाएगा। भाजपा सामूहिक नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी, यह साफ करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा चेहरा सिर्फ कमल है। सावरिया सेठ की इस पावन धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कारवां जब मंच की ओर बढ़ा तो दोनों ही छोरों से आम जनता ने उनका पुष्पों के जरिए स्नेह वंदन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर नए राजस्थान के विकास की अवधारणा को सामने रखा। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री पर भी साफ निशाना साधा और कहा कि कुर्सी को बचाने के जखोड़ में वो आम जनता की पीड़ा और उनके कष्टों को भी भूल गए हैं। कैमरामैन संजय जैना के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, चित्तौड़गढ़। तो राजस्थान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंचे तो उन्होंने राज्य को 19,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की विकास सौगातें दी। पीएम मोदी ने कांग्रेस सरकार को चंबल संभाग की बदहाली के लिए घेरा तो कांग्रेस को बीते 60 साल के कामों को लेकर भी उसको कटघरे में खड़ा किया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के समय में लोग चंबल में जाने से डरते थे, लेकिन अब विकास से पूरे इलाके में संभावनाओं के नए द्वार खुले हैं। पीएम मोदी की सभा स्थल पर जोरदार तरीके से स्वागत भी उनका किया गया। अब यहाँ लगभग 19,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है और मैं देख रहा था इतनी बार कर्टेन खुले कि आप तालियां बजाते थक गए। आप कल्पना कर सकते हैं एक साल में कोई सरकार जितने लोकार्पण और शिलान्यास का काम नहीं कर सकती, आज एक दिन में हमारी सरकार कर सकती है। मध्य प्रदेश की डबल इंजन सरकार की तरफ से राज्य की जनता को मिली विकास की ये बड़ी सौगात है। सोमवार को ग्वालियर में प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य को लगभग 19,260 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया। पीएम ने दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। इसे लगभग 11,895 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। पीएम मोदी ने 1880 करोड़ रुपए से अधिक की 5 अलग अलग सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत निर्मित 2,20,000 से अधिक घरों के गृह प्रवेश का भी शुभारंभ किया। साथ ही पीएम ने लगभग 140 करोड़ रुपए की लागत से पीएम आवास योजना शहरी के तहत निर्मित घरों का भी लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने और भी कई विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। पीएम मोदी ने भाजपा सरकार के विकास कार्यों की सराहना करते हुए विपक्षी दलों की समाज को बांटने वाली राजनीति की आलोचना की। 60 साल कोई कम समय नहीं होता है। अगर 9 साल में इतना काम हो सकता है तो 60 साल में कितना हो सकता था। उनके पास भी मौका था, वो नहीं कर पाए। ये उनकी नाकामी है। वो तब भी गरीबों की भावनाओं से खेलते थे, आज भी वही खेल खेल रहे हैं। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने गारंटी दी है कि अगले कार्यकाल में दुनिया की टॉप इकोनॉमी में एक नाम हमारे हिंदुस्तान का होगा। इससे भी सत्ता के भूखे कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। पीएम मोदी ने महिला सशक्तिकरण के लिए अपनी सरकार के प्रयासों को भी गिनाया। पहले अनेक सरकारें आई गई, हमारी बहनों को लोकसभा और संसद में 33% आरक्षण के झूठे वादे करके बार बार वोट मांगे गए, लेकिन संसद में साजिश करके कानून बनाने से रोका गया, बार बार रोका गया। लेकिन मोदी ने बहनों को गारंटी दी थी और मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी। पीएम मोदी ने कहा कि ग्वालियर चंबल आज अवसरों की भूमि बन रहा है। जरूरतमंदों की मदद के लिए अपनी प्रतिबद्धता का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि जिनको किसी ने नहीं पूछा उन्हें मोदी पूछता है, मोदी पूछता है। ये विकास विरोधी लोग जहां जाते हैं वहां तुष्टीकरण भी आता है। इससे गुंडे, अपराधी, दंगाई और भ्रष्टाचारी बेलगाम हो जाते हैं।
महिलाओं पर, दलित, पिछड़े, आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ते हैं। बीते सालों में इन विकास विरोधियों के राज्यों में क्राइम और करप्शन सबसे अधिक बढ़ा है। मध्य प्रदेश को इसलिए इन लोगों से बहुत सावधान रहना है। मेरे परिवारजनों, हमारी सरकार हर वर्ग, हर क्षेत्र तक विकास पहुंचाने के लिए समर्पित है। जिनको किसी ने नहीं पूछा, उनको मोदी पूछता है, मोदी पूजता है। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी के लिए ग्वालियर का बेपनाह प्यार भी देखा गया। कार्यक्रम स्थल पर पीएम मोदी का शानदार स्वागत हुआ। लोगों ने पीएम के अभिनंदन में मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम ने सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। पीएम ने लोगों का इस प्रेम के लिए आभार जताया। कुमार आलोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री का बेहद महत्वपूर्ण दौरा मध्य प्रदेश और राजस्थान का, क्या कुछ उन्होंने अपने विरोधियों पर कटाक्ष किए, किस प्रकार से उनको जमकर घेरा, इस पर अब करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। होंगे बच्चे स्वस्थ, भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। दिन तिनक दिन, तिनक दिन, दिन तिनक दिन, तुम जाना दिन। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। चाची, कल्याण भव, सुखी भव, और सबसे जरूरी आशीर्वाद, आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान। 17 सितंबर से आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। और ब्रेक के बाद आप सभी का न्यूज नाइट में स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान और मध्य प्रदेश के दौरे को लेकर, जहां पर उन्होंने विकास सौगातें दी, तो साथ ही साथ किस तरीके से अपने विरोधियों पर भी, खासकर कांग्रेस को घेरा। इसी पे हम करेंगे चर्चा। इसी पे हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए और इस वक्त का इस चर्चा को लेकर विशेष भी है। प्रधानमंत्री की हुंकार, राजस्थान में बदलाव तय, निश्चित तौर से उन्होंने इस बात का जिक्र किया। दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। शेखर अय्यर जी, वरिष्ठ पत्रकार, इसके अलावा विजय त्रिवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का सर बहुत बहुत स्वागत है। विजय जी, अगर राजस्थान के लिहाज से बात की जाए तो किस तरह से आप देखते हैं, प्रधानमंत्री ने बहुत ज्यादा मुखर होकर स्पष्ट किया कि साहब कैसे 4, साढ़े 4, पौने 5 साल की इस बीती सरकार में राजस्थान लगातार बदनाम होता रहा है, खासकर कानून व्यवस्था के मोर्चे को लेकर। ये दुख की बात है। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आज बात की और राजस्थान में जो चल रहा है उसका रिकॉर्ड देखा जाए, एनसीआरबी का रिकॉर्ड भी देखा जाए, तो न केवल लॉ एंड ऑर्डर, खासतौर से महिलाओं के अपराध को लेकर जो नंबर 1 पर दिखाई देता है राजस्थान, वो भी एक बड़ी चिंता का विषय। और अभी 2 दिन पहले भी एक बड़ी घटना हुई जब एक महिला को जला दिया गया, तो वो ऐसी चिंता है जिसको लेकर राजस्थान के लोग परेशान हैं और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर बार बार सवाल खड़े किए जाते रहे। लेकिन
राजस्थान की राजनीति को देखें तो पिछले 2 साल से 2.5 साल से वहां पर जो पार्टी है, सरकार है, वो अपने अंदरूनी जो झगड़े हैं उसमें ज्यादा व्यस्त रही। सरकार बचाने के लिए, पार्टी को बचाने के लिए वो तमाम कोशिशें होती रही और जितना ध्यान सरकार को लॉ एंड ऑर्डर पर देना चाहिए था वो नहीं दिया। और इसीलिए प्रधानमंत्री जिस तरह से आज हमलावर रहे हैं, हुंकार उन्होंने भरी है और लॉ एंड ऑर्डर का मसला उठाया है, वो आम आदमी की आवाज है। राजस्थान में जो आदमी है वो बार बार सरकार से ये सवाल लगातार करता रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर पर बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। आज उन घटनाओं का जिक्र करने का कोई मायने नहीं, लेकिन पिछले 5 साल में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए गए। जी शेखर जी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज कन्हैया लाल के हत्याकांड का जिक्र एक बार फिर से किया और निश्चित तौर से एक ऐसी घटना थी जिसके बाद पूरा देश स्तब्ध हो गया था। दुनिया भर में इस बात को लेकर चर्चा हुई थी, लेकिन प्रधानमंत्री का साफ आरोप कि इसके बाद भी वोट बैंक की राजनीति को सहेजने की कोशिश की गई, वो मुखरता नजर नहीं आई कानून व्यवस्था के मोर्चे पर। बिल्कुल, देखिए वो पर्टिकुलर घटना जिसके आज पीएम जिक्र कर रहे थे, सबको शॉक किया गया था, पूरे देश शॉक हो गया था जब इस तरह वीडियो करके, वीडियो को भी उन्होंने पूरे सोशल मीडिया में डाल के, जैसे प्रधानमंत्री कह रहे थे कोई डर नहीं था कि उन पर कार्रवाई होगी, पुलिस उनको पकड़ेगी, ऐसे कोई डर नहीं था। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो एक प्रकार से कांग्रेस के शासन में एक चिंता हमेशा थी कि भाई हमारी जो वोटिंग, हमारी जो वोट बैंक है या आप वोट बेस कहिए, वो कहीं ना कहीं उस पर कोई असर नहीं होनी चाहिए इस तरह की घटना से। इसलिए थोड़ा ढील मामला रहा है जिसको विपक्ष ने बार बार उठाया। और दूसरी बात, एक चीज आज आपने देखा होगा कि पीएम स्वयं एक प्रकार से कॉन्फिडेंस जताए कि जब चुनाव होगा उस समय वहां एक बदलाव आएगा, और उस बदलाव को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने यह आश्वासन भी दिया कि जो काम, जो लोक कल्याण के लिए जो काम शुरू किए उस पर कोई रुकावट नहीं होगी, उसको इम्प्रूव किए जाएंगे, उसका बेटर होगा। क्योंकि अभी क्या हुआ था कि देखिए, जब राहुल गांधी जी का भी एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जब राजनीतिक स्थिति की उन्होंने जब बात किया तो कहा कि राजस्थान में थोड़ा टफ फाइट मामला है जी। उसके बाद तुरंत अशोक गहलोत ने एक स्टेटमेंट दिया कि मैं अपील करता हूं प्रधानमंत्री और बीजेपी को कि मेरे अच्छे काम को आगे ले जाए अगर वो सत्ता पे आते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या अशोक गहलोत जी वाकई कंसीड कर रहे हैं कि उनके लिए फिर वापसी आना दिक्कत हो रहा है, कांग्रेस के लिए दिक्कत हो रहा है। इस तरह की बातें आई जिसको आज प्राइम मिनिस्टर ने स्वयं एक प्रकार से एश्योरेंस दी है अशोक गहलोत जी को कि उनकी कार्यक्रम को कोई बाधा नहीं होगा, जो अच्छे काम है वो आगे पर चलते रहेंगे। जी, जनहित में काम जारी रहेंगे, इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। विजय जी, आपको लगता है कि काउंटडाउन एक तरीके से शुरू हो गया, प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया, लेकिन कांग्रेस की क्या असल लड़ाई अंतरकलह ही है? क्योंकि जिस बात का आपने जिक्र किया कि कुर्सी बचाने को लेकर लगातार सचिन पायलट का गुट हो या गहलोत का गुट हो, यही आपस में लड़ाई लगातार होती रही है, इसका खामियाजा सबसे ज्यादा राज्य की जनता ने भुगता है बीते इन वर्षों में। बिल्कुल ठीक है, पिछले 3 साल से 2.5 साल से तो आप कम से कम देख ही रहे हैं कि सरकार की जो प्राथमिकता है वो सरकार बचाने की रही, और जो दोनों गुट है वो या तो सरकार में बैठने के लिए या सरकार को बचाने के लिए एक्सरसाइज करते रहे। और जाहिर है जब पार्टी में इंटरनल इस तरह का कंफ्लिक्ट होता है तो उस पर पहले फोकस होता है, जनता उसके बाद में आती है। और दोनों बातें हुई जिसका जिक्र किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी जिक्र किया कि आप अश्योर कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी की यदि आपकी सरकार आती है, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो योजनाएं जो है वो बंद नहीं होगी। इसका मतलब उनको लगता है कि कहीं ये बात नहीं। और प्रधानमंत्री ने भी एक बेहतर तरीके से इस बात का जवाब दिया कि जो लोक कल्याणकारी योजनाएं वो बंद नहीं होगी। एक चीज मैं छोटी सी जोड़ देना चाहता हूँ कि मुझे जानकारी मिली, पार्टी का मतलब कांग्रेस पार्टी का इंटरनल अभी सर्वे करवाया गया है, एक कंपनी है जिसके थ्रू ये करवाया जा रहा है। उनका मानना है कि कम से कम 70 एमएलए तक उनके खिलाफ बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है, और यदि उनको नहीं बदला गया तो कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब आप सोच लीजिए कि 100 में से 110 में से 105 में से यदि 70 एमएलए के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो तो सरकार को या जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी है वो किस तरह से लड़ाई लड़ेगी। और अभी तो वो थोड़ा सा कोई आया नहीं है, उनके नाम भी तय नहीं हुए हैं कि कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट कौन होंगे। फिर उसमें झगड़ा ये हो रहा है कि सचिन पायलट के कैंडिडेट कितने होंगे, अशोक गहलोत जी के कितने कैंडिडेट होंगे, डोटासरा साहब जो पार्टी प्रेसिडेंट रहे उनके कितने कैंडिडेट होंगे। सेंट्रल लीडरशिप अभी तक उसमें बैठकर ये नहीं तय कर पाई है, तो वो लड़ाई के लेवल पर आए नहीं। आपको ध्यान हो प्रधानमंत्री मेरे ख्याल से 7वीं 8वीं बार राजस्थान पहुंचे,
ठीक है, और पिछले एक हफ्ते में दूसरी बार वहां पर पहुंचे और उनका फोकस बार बार वहां रहता है। भारतीय जनता पार्टी की आप सोचिए, एक हम लोग कहावत कहते हैं कि प्यासा है वो कुएं के पास जाता है। पहली बार मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन जयपुर जाकर पार्टी के कैंडिडेट के बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं। तो मतलब प्यासा कुएं के पास नहीं है, कुआं ही पहुंच गया वहां पर प्यासे के पास कि किस तरह से इसको डिसाइड किया जाए और क्या किया जाए। कल यहां पर भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है, मुझे जानकारी मिली कि 50 से ज्यादा टिकट उन्होंने फाइनल कर दिए, 1-2 दिन में शायद उसका हो जाए। लेकिन जो सेंट्रल लीडरशिप है बीजेपी की, वो पूरा फोकस किए हुए कि किस तरह से वहां पर काम किया जाए। और कांग्रेस की लीडरशिप अभी मुझे ध्यान नहीं कि वहां पर किस तरह से काम कर रही है या कैसे कैंपेन पर चल रही है वो आज। जी शेखर जी, समस्या सबसे बड़ी यही है जो विजय जी कह रहे हैं कि जो टॉप लीडरशिप है, चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, उसके द्वारा किए जा रहे काम, रणनीतिक तरीके से फैसला लेने के तरीके से उसको जमीन पे उतारने को लेकर एक बहुत बड़ा अंतर साफ तौर से दिखाई पड़ता है कि बीजेपी कैसे तय करती है, जमीन पर उतारती है, कांग्रेस का एक ढुलमुल रवैया उसके लिए ही एक तरीके से आत्मघाती साबित होता है कई बार। बिल्कुल नरेंद्र जी, देखिए 2018 में जो चुनाव परिणाम आया था उसको बीजेपी ने खूब अच्छी तरह समझ गए और जितने हो सके उतना कोशिश ये हो रही है कि जो कैंडिडेट सिलेक्शन में उसमें केवल विनेबिलिटी के अलावा और कुछ फैक्टर इस पे मैटर ना करे, क्योंकि बार बार यही था कि भाई फलाना फैक्शन का है, फलाना फैक्शन का है तो इसको टिकट दे दो। ऐसे करके पिछले बार कुछ ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ जिसको लेकर पार्टी के अंदर भी लगा कि अगर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन और बेटर होता तो परिणाम अलग तरीके से होता। इसीलिए आपने देखा होगा जो मीटिंग की बात कर रहे हैं, जो विजय जी ने भी बात किया कि जो जयपुर में मीटिंग हुई थी वो रात 3 बजे तक चली, जिसमें सब सीनियर लीडर्स पार्टिसिपेट किए। जिस मीटिंग अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी दोनों उस मीटिंग को ये किए थे, प्रेजाइड किए थे, उस मीटिंग में लंबा एक डिस्कशन हुआ, एक ईमानदारी की तरीके से कि क्या क्या कारण है, क्या चीजें हैं जिस पर गैप्स क्या है। क्योंकि देखिए एक प्रकार से कांग्रेस के अंदर एक पैचअप हुई है, यानी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में, लेकिन वो पैचअप कितना जमीन लेवल पे पहुंचा है कि क्या उनकी रेस्पेक्टिव कैडर्स वो साथ मिलकर काम करेंगे, ये सारे सवाल आते हैं। तो इससे सब ध्यान रखते हुए बीजेपी ने यह तय किया कि वहां पे चुनाव लड़ना है, एक संयुक्त नेतृत्व में लड़ना है, कोई किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा। सीएम के रूप में आज भी प्रधानमंत्री ने उसकी जिक्र की, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे तो आपको लोटस ही सिंबल है, वही मेन चीज है। इसका मतलब जॉइंट लीडरशिप, कंबाइंड लीडरशिप, कोई किसी पर्सनालिटी की प्रोजेक्शन नहीं है। जी विजय जी, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री का ये लगातार इस बात को विश्वास दिलाना कि साहब 9-9.5 वर्षों के काम के माध्यम से जो एक विकास की लकीर खींची है, मोदी की गारंटी के तौर पर उसको आगे बढ़ाना, और राजस्थान में आज सार्वजनिक सभा में यह कहना कि उम्मीद भी कमल, उम्मीदवार भी कमल, और उसी के तहत हम चुनाव में जाएंगे, ये भी अपने आप में इसके शब्दावली के बहुत कुछ मायने, एक बड़ा संदेश सभी को। बिल्कुल बड़ा संदेश है, जैसे अभी जिक्र किया गया, शेखर साहब ने किया कि एक कंबाइंड जॉइंट लीडरशिप की बात है कि वो सब मिलकर करें। जो पहले होता था फ्रैक्शन बने हुए हैं, जो कांग्रेस में भी दिखाई दे रहा है, उस फ्रैक्शन को दूर करके, फ्रैक्शनलिज्म को दूर करके काम किया जाए, कमल के साथ किया जाए। और इससे क्या फायदा हो रहा है आप देखिए, मध्य प्रदेश में भी देखिए, राजस्थान में भी देखिए, छत्तीसगढ़ में भी देखिए। यदि लीडरशिप के मुकाबले में होता तो वो राजस्थान की लीडरशिप लोकल लीडरशिप वर्सेस लोकल लीडरशिप होता। अब ये इलेक्शन लोकल लीडरशिप वर्सेस प्रधानमंत्री हो गया है। प्रधानमंत्री अपने 9 साल के कामकाज को उसमें जोड़कर वो वहां पर पढ़ रहे हैं, तो ये मुकाबला थोड़ा सा अपने आप में भारी हो जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को लेकर तो आमतौर पर कोई भी सवाल खड़े नहीं करता, शायद अशोक गहलोत जी भी नहीं करते होंगे, तो उसका एक बड़ा फर्क पड़ा। और फिर स्ट्रेटेजी में बीजेपी ने बहुत काम किया है। मुझे जानकारी मिली कि पार्टी ने जो 200 सीटें हैं उसको 4 कैटेगरीज में बांटा है, A-B-C-D। ए का मतलब है कि जो सबसे मजबूत सीटें हैं उनकी, और डी का मतलब है जो सबसे कमजोर सीटें हैं, और उनके लिए अलग अलग तरह की स्ट्रेटेजी बनाई है। यहां से 44 लीडर देश भर से उन्होंने अपनी पार्टी के जो मजबूत लोग हैं उनको अलग अलग जिलों में तैनात किया। तो वो लीडरशिप का स्ट्रेटेजी पर बड़ा काम हुआ है। एक सीट को लेकर बात हुई है, एक सीट पर काम हुआ है, और कमल को या जॉइंट लीडरशिप को लेकर करने से एक फायदा हुआ है कि वहां पर कोई भी एक फ्रैक्शनलिज्म नहीं होगा, गुटबाजी नहीं होगी कि मैं मुख्यमंत्री होगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। तो उसका भी फायदा एक वहां पर हो सकता है पार्टी को।
जी शेखर जी, एक अंतिम सवाल, क्योंकि किस तरह से आप देखते हैं कि जहां पार्टी अपनी रणनीति भी बना रही है तो वहीं मुद्दों को लेकर भी धार लगातार बनी हुई है। पेपर लीक माफिया को लेकर भी आज प्रधानमंत्री मुखर नजर आए, तो लाल डायरी के काले कारनामे भी लगातार राजस्थान में सुर्खियां बने हुए। बिल्कुल नरेंद्र जी, ये सारे मुद्दे चुनावी मुद्दे हैं। देखिए, इसको लेकर राजस्थान असेंबली में भी काफी बहस हुआ, हंगामा भी हुआ। ये लाल डायरी को लेकर, ये क्या है, ये डायरी क्या है, किसका नाम है, क्यों पेमेंट की बात हो रही है, इस पे क्या पेमेंट है, किसके लिए पेमेंट है, ये सारी चीजें जब सामने आती है तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार एक राजस्थान चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दा सचिन पायलट स्वयं ने भी उठाया था कि हमारी सरकार ठीक तरह से काम नहीं किए, आपने ये भी देखा होगा। तो ये सारे कुल मिला के देखा जाए, ये जो राजस्थान के जो चुनाव है, मुझे लगता है कि बीजेपी बहुत अच्छी फाइट दे रही है और कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं कई मुद्दे पर डिफेंसिव होना पड़ रहा है। जी, तो बिल्कुल अपने आप में ये बड़ा दिलचस्प है कि चुनाव से पहले लगातार डायरी का एक जिक्र कर दूं संक्षेप में। जी जी, लाल डायरी का मसला भी अशोक गहलोत सरकार के मंत्री ने उठाया, वो बीजेपी की तरफ से या किसी दूसरी पार्टी की तरफ से नहीं उठाया गया, और वो भी विधानसभा में सरकार का एक मंत्री उस मसले को उठाया और उसके बाद जो कुछ हुआ उसकी चर्चा ठीक नहीं है। लेकिन जैसे सचिन पायलट का जिक्र किया शेखर साहब ने, वैसे सचिन पायलट से राजेंद्र गुढ़ा तक जिन लोगों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए वो कांग्रेस के अपने लोग थे। जी, तो अपने ही लोगों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन उसका जवाब देता कोई नजर नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया विजय जी आपका और शेखर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से, आपको जल्द ही रूबरू कराएंगे। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। होंगे बच्चे स्वस्थ भले, भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तुम जाना। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ, पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। चाची, कल्याण भव, सुखी भव, और सबसे जरूरी आशीर्वाद, आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण, मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। वाह भैया, तारी तो गणी धाकड़ पहचान से। अरे वाह मयंक, अरे तो धाकड़ पहचान हो रखी से। आजकल तो बड़े धाकड़ों से घनी पहचान हो रही हमारे मोहल्ले वालों की। सही कह रहे। हमारी भी लग जाती सरकारी नौकरी अगर लोगों की तरह किसी धाकड़ आदमी से हमारी जान पहचान होती। हाँ भाई, धाकड़ से पहचाने में। भाई कौन है यो धाकड़, ताऊ या मामा? अरे न ताऊ न मामा, धाकड़ है मोदी जी और मनोहर लाल जी। उन्होंने बिना खर्ची पर्ची के मेरिट पर भर्ती कराई। तेरी और तेरे दोनों साथियों की भी लग सकती है अगर मेरिट हो।
अब हरियाणा में खर्ची और पर्ची का झंझट हुआ खत्म। सरकारी नौकरी में भर्ती की प्रक्रिया को आसान बनाया। हरियाणा में अब मेरिट पर मिलती है हर नौकरी। मेरिट पर 1,10,000 भर्तियां हुई और 60,000 नौकरियों में भर्ती का काम है जारी। धाकड़ हरियाणा, जो ठाना वो कर दिखाया। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। और ब्रेक के बाद न्यूज नाइट में अब बात बिहार से जुड़ी खबर की। बिहार में बीते लंबे समय से जाति जनगणना की मांग होती रही, लेकिन नीतीश सरकार ने राज्य आधारित जाति जनगणना कराकर उसके आंकड़े भी आज जारी कर दिए हैं। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद एक बार फिर से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। जहां जेडीयू, आरजेडी इसे बड़ी जीत अपनी करार दे रहे हैं, तो वहीं भाजपा ने इस प्रकार की रिपोर्ट को आधा अधूरा करार दिया है और नीतीश सरकार पर अपने कार्यकाल में तमाम जातियों के लिए किए गए कामों का हिसाब मांगा है। बिहार की नीतीश सरकार ने एक बड़ा दांव चलते हुए जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक राज्य की कुल आबादी करीब 13 करोड़ है। रिपोर्ट के मुताबिक अति पिछड़ा वर्ग की आबादी करीब 36% है और पिछड़ा वर्ग की आबादी लगभग 27% के करीब है और सामान्य वर्ग की आबादी 15.52% है। ये स्टैटिस्टिक्स ये फाइनल वर्ड नहीं है, अभी तो ये स्टेज 1 है जहां आपके पास आंकड़े आ गए। ये आंकड़ा सुलभ करना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। जो 100% कवरेज है, इट इज टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज। अगर उसमें कहीं त्रुटि प्राप्त होता है तो विल सी एज टू व्हाट इज टू बी डन। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने इन आंकड़ों को जारी कर राहुल गांधी के जातीय जनगणना के मुद्दे पर बढ़त ले ली है। हालांकि भाजपा का आरोप है कि सरकार इन जातियों के सामाजिक आर्थिक स्थिति को स्पष्ट करने में असफल रही है। नीतीश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसे आर्थिक सामाजिक सर्वे माना था, लेकिन इस जनगणना में आर्थिक आंकड़े नजारा दिखाई देते हैं। भाजपा इसे आधी अधूरी रिपोर्ट बता रही है। ये जो एक लगा रहे थे कि बड़ी चमत्कार, बड़ा बदलाव, अरे सबको जानकारी है जो आप बता रहे हैं वो लगभग डाटा आंकड़ा तो सबको पता है। हाँ, कुछ जब आएगा अति पिछड़ा का या पिछड़ा का डिटेल एरिया वाइज, तब पता चलेगा कि गणना का सच्चाई क्या है। अभी सिर्फ जातियों की गणना नीतीश कुमार जी ने बताया है, वो किस मैकेनिज्म से किए हैं वो सारे रिपोर्ट हम लोग लेंगे, तब फिर इस पर विस्तृत बयान भारतीय जनता पार्टी देगी। भारतीय जनता पूर्ण रूप से जातीय सर्वेक्षण का समर्थक रही है। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रिपोर्ट को भ्रामक बताया है। उन्होंने बिहार सरकार से रोजगार और विकास कार्यों पर रिपोर्ट कार्ड जारी करने की मांग की है। 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। उधर आरजेडी और जेडीयू समेत कई अन्य दलों ने रिपोर्ट का स्वागत किया है। एक बहुत ही वैज्ञानिक डेटा को इकट्ठा करने का प्रयास किया है, जो कि सरकार के लिए नियम बनाने में, नीतिगत फैसले लेने में उसके नियत का पता चलेगा कि वाकई में जो पिछड़े दलित पिछड़े लोग हैं उनके विकास का एक मापदंड तैयार किया जा सकता है। महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद INDIA गठबंधन ने जातिगत जनगणना को लेकर आवाज तेज कर दी थी। राहुल गांधी ने इसे पार्टी का बड़ा मुद्दा बनाया है, लेकिन अब सवाल राहुल गांधी के सामने भी है कि इसी तरह का सर्वे कर्नाटक सरकार ने भी कराया था। क्या सिद्धारमैया की सरकार अपनी पुरानी रिपोर्ट सार्वजनिक करेगी? बीजेपी राहुल गांधी पर यही आरोप लगाती है कि 2011 के जातिगत जनगणना की रिपोर्ट को क्यों चिदम्बरम ने व्यवहारिक नहीं माना था। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने केंद्र सरकार पर राज्य के साथ सामाजिक आर्थिक योजनाओं में भेदभाव का आरोप लगाया, लेकिन केंद्र ने आंकड़ों के साथ जवाब देकर ममता सरकार पर ही उल्टे सवाल खड़े कर दिए हैं। भाजपा ने ममता सरकार से राज्य में कानून व्यवस्था के मोर्चे पर फेल होने का आरोप लगाया, तो राजनीतिक दुर्भावना से केंद्र को गलत बयानी करके घेरने की मंशा पर भी सवाल खड़े किए हैं। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा ग्रामीण विकास योजनाओं में भेदभाव के आरोपों को खारिज कर दिया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पश्चिम बंगाल सरकार को ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए यूपीए सरकार की अपेक्षा अधिक राशि आवंटित की गई है।
यूपीए सरकार के दौरान पश्चिम बंगाल को जहां सिर्फ 58,000 करोड़ रुपए मिले, तो भाजपा सरकार के कार्यकाल में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पश्चिम बंगाल को पिछले 9 सालों में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की गई है। ये देश के प्रधानमंत्री की पश्चिम बंगाल के विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि मनरेगा जैसी स्कीम में पश्चिम बंगाल को पिछले 9 सालों में 54,000 करोड़ रुपए से अधिक दिए गए, जबकि यूपीए के समय में ये आंकड़ा सिर्फ 14,900 करोड़ रुपए ही था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत यूपीए सरकार के दौरान जहां सिर्फ 5400 करोड़ रुपए खर्च हुए, वहीं मोदी सरकार में 2 गुने से अधिक 11,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यूपीए सरकार के दौरान सिर्फ 4,400 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि मोदी सरकार ने बंगाल को 30,000 करोड़ रुपए दिए। जब आधार सेटिंग किया तो लगभग 25 लाख जॉब कार्ड में हेरफेर पाया और ये 25 लाख मजदूरों के नाम पर पैसा गबन करते रही। चोरी और सीना जोड़ी। अब मुझे समय आ गया है कि इसकी जांच हम अब सीबीआई को सौंपना पड़ेगा। वहीं भाजपा ने पश्चिम बंगाल सरकार के मनरेगा और आवास योजना की निधि के बकाये की मांग को लेकर तृणमूल कांग्रेस के दिल्ली में विरोध प्रदर्शन को ड्रामा और सर्कस करार दिया है। प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने टीएमसी पर मनरेगा और आवास योजना को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल में मनरेगा जो MGNREGA है और उनके साथ प्रधानमंत्री आवास योजना का जो फंड है, कुछ कारणों के वजह से ये रोका गया है। बहुत दिनों से नीचे के स्तर से जो इनके बेनिफिशियरीज है, इन बेनिफिशियरीज की तरफ से बार बार कंप्लेन आते रहे। MGNREGA को यूज किया जा रहा था पश्चिम बंगाल में। Mamata Banerjee and Abhishek Banerjee, stop fooling the people of Bengal. Stop fooling the poor people of Bengal. Give the accounts. We will go to Delhi and ask Honorable Prime Minister and Giriraj Singh ji to give money to West Bengal. वहीं भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी ने राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध और बेरोजगारी के मुद्दे पर ममता सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुद्दों पर टीएमसी ने कभी विरोध प्रदर्शन नहीं किया। ये लोग बंगाल में इतना सारा इंसिडेंट होता है, महिला के ऊपर इतना एवरीडे महिला के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, कोई प्रदर्शन नहीं है बंगाल में। उधर पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी और अन्य भाजपा विधायकों ने विधानसभा में राज्य सरकार के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। टीएमसी 2 और 3 अक्टूबर को दिल्ली में प्रदर्शन कर रही है। टीएमसी का आरोप है कि केंद्र सरकार की तरफ से मनरेगा का फंड नहीं दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पश्चिम बंगाल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ममता सरकार का दूसरा नाम भ्रष्टाचार है। आज देश की जनता के सामने टीएमसी सरकार के कारनामे हैं और देश की जनता ममता बनर्जी से जवाब मांग रही है। कोयला घोटाला, शारदा घोटाला, टीचर भर्ती घोटाला, गो तस्करी घोटाला, PM आवास घोटाला, रोज वैली घोटाला, अम्फान राहत घोटाला, घोटाले पे घोटाला। ये मैं बहुत सारे राज्यों की बात नहीं, मैं एक ही राज्य की बात कर रहा हूँ, पश्चिम बंगाल की। तृणमूल कांग्रेस की सरकार में एक के बाद दूसरा घोटाला सबके सामने आया और आज 2 अक्टूबर 2023 को एक भ्रष्ट सांसद जो गंभीर आरोपों से घिरे हुए हैं, उनकी नेतृत्व में हवाई जहाज से अपने कुछ नेताओं को उस भ्रष्टाचार के मामलों को दबाने के लिए और ध्यान भटकाने के लिए, उसको अलग विषय बनाने के लिए देश की राजधानी दिल्ली भेजती है। बात बापू की। देश आज महात्मा गांधी को उनकी 154वीं जयंती पर याद कर रहा है। बापू की समाधि स्थल पर जाकर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए तो देश भर में अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से सभी ने बापू को याद किया। सागर
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर राष्ट्र उन्हें नमन कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता को पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू को याद करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संदेश जारी करते हुए लिखा कि मैं गांधी जयंती के विशेष अवसर पर महात्मा गांधी को नमन करता हूं। उनके द्वारा दी गई शिक्षा हमें आगे का रास्ता दिखाती है। महात्मा गांधी का वैश्विक प्रभाव संपूर्ण मानव जाति को एकता और करुणा की भावना के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। इस अवसर पर राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के भी 100 से ज्यादा कैडेट्स मौजूद रहे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पुष्पांजलि के बाद एनसीसी कैडेट्स ने भी बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। महात्मा गांधी की जयंती पर उनकी समाधि स्थल राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। यहाँ पर काफी संख्या में एनसीसी कैडेट भी मौजूद रहे। आप बताइए किस तरह का संदेश देते हैं बापू? सर, बापू ये बताते हैं कि नॉन वायलेंट हमेशा रहना चाहिए। वो अहिंसा की तरफ हमेशा से ही रह गए हैं। बापू जी का कहना है कि हमेशा अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए और उन्होंने हमेशा से ही अहिंसा के पाथ को फॉलो किया था। आज़ादी के वक्त जो अलग अलग गुटों में बटा हुआ था, गांधी जी ने जो सबको एक किया है, उसी को यहाँ पर आज राजघाट पे प्रदर्शित किया गया है। संविधान सदन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, धर्मेंद्र प्रधान और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित तमाम सांसद मौजूद रहे। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को शांति और अहिंसा का संदेश देने वाले महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ब्रिटिश उपनिवेशवाद सत्ता के खिलाफ उनके शांति और अहिंसा के मंत्र ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अहम भूमिका अदा की। ब्यूरो इनपुट के साथ गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। होंगे बच्चे स्वस्थ, भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। चाची, कल्याण भव, सुखी भव और सबसे जरूरी आशीर्वाद, आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। वाह भैया, तारी तो गणी धाकड़ पहचान से। अरे वाह मयंक, तारी तो धाकड़ पहचान हो रखी से। आजकल तो बड़े धाकड़ों से घनी पहचान हो रही हमारे मोहल्ले वालों की। सही कहे। मारी भी लग जाती सरकारी नौकरी अगर लोगों की तरह किसी धाकड़ आदमी से हमारी जान पहचान होती। हाँ भाई, धाकड़ से पहचाने में। भाई कौन है यो धाकड़, ताऊ या मामा? अरे न ताऊ न मामा, धाकड़ है मोदी जी और मनोहर लाल जी। उन्होंने बिना खर्ची पर्ची के मेरिट पर भर्ती कराई। तेरी और तेरे दोनों साथियों की भी लग सकती है अगर मेरिट हो। अब हरियाणा में खर्ची और पर्ची का झंझट हुआ खत्म। सरकारी नौकरी में भर्ती की प्रक्रिया को आसान बनाया। हरियाणा में अब मेरिट पर मिलती है हर नौकरी।
मेरिट पर 1,10,000 भर्तियां हुई और 60,000 नौकरियों में भर्ती का काम है जारी। धाकड़ हरियाणा, जो ठाना वो कर दिखाया। दिल्ली के गांधी स्मृति में महात्मा गांधी जी की जयंती पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को तेलंगाना के निजामाबाद की एक दिवसीय यात्रा पर रहेंगे, जहां पर पीएम मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी बिजली, रेल और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों से जुड़ी करीब 8,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसमें तेलंगाना सुपर थर्मल पावर परियोजना के फेज 1 की 800 मेगावाट इकाई राष्ट्र को समर्पित किया जाना शामिल है। वहीं प्रधानमंत्री धर्माबाद, मनोहराबाद और महबूबनगर कुरनूल के बीच विद्युतीकरण परियोजना एवं 76 किलोमीटर लंबी सिद्दीपेट सिकंदराबाद सिद्दीपेट ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। तेलंगाना में स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा मिशन के तहत पूरे प्रदेश में बनाए जाने वाले 20 क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला भी प्रधानमंत्री मोदी कल रखेंगे। तो यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां देखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। होंगे बच्चे स्वस्थ, फले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। चाची, कल्याण भव, सुखी भव, और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। वाह भैया, थारी तो घनी धाकड़ पहचान से। अरे वाह मयंक, थारी तो धाकड़ पहचान हो रखी से। आजकल तो बड़े धाकड़ों से घनी पहचान हो रही हमारे मोहल्ले वालों की। सही कहे। हमारी भी लग जाती सरकारी नौकरी, अगर लोगों की तरह किसी धाकड़ आदमी से हमारी जान पहचान होती। हाँ भाई, धाकड़ से पहचाने में। भाई कौन है यो धाकड़, ताऊ या मामा? अरे न ताऊ न मामा, धाकड़ है मोदी जी और मनोहर लाल जी। उन्होंने बिना खर्ची पर्ची के मेरिट पर भर्ती कराई। तेरी और तेरे दोनों साथियों की भी लग सकती है, अगर मेरिट हो। अब हरियाणा में खर्ची और पर्ची का झंझट हुआ खत्म। सरकारी नौकरी में भर्ती की प्रक्रिया को आसान बनाया। हरियाणा में अब मेरिट पर मिलती है हर नौकरी। मेरिट पर 1,10,000 भर्तियां हुई और 60,000 नौकरियों में भर्ती का काम है जारी। धाकड़ हरियाणा, जो ठाना वो कर दिखाया।
और खबर खेल के मैदान से 19वें एशियाई खेलों में आज भारत ने पदक की शुरुआत रोलर स्केटिंग में कांस्य पदक के साथ की। महिलाओं की 3000 मीटर स्टेपलचेज में पारुल और प्रीति ने पदक जीतने में कामयाबी हासिल की। वहीं भारत की पुरुषों की हॉकी टीम सेमीफाइनल में प्रवेश करने में कामयाब रही। एशियाई खेलों से जुड़े अन्य खबरों के लिए नजर डालते हैं स्पोर्ट्स रैप पर। चीन के हांगझू में चल रहे एशियाई खेलों में भारतीय दल का शानदार प्रदर्शन जारी है। 4x400 मीटर रिले के मिश्रित स्पर्धा में भारत ने रजत पदक जीत लिया है। भारत के अजमल, विद्या, राजेश और सुभा ने रजत पदक जीतने में सफलता हासिल की। महिलाओं के लॉन्ग जंप में भारत की एनसी सोजा ने रजत पदक जीत लिया है। एनसी ने 6.63 मीटर के जंप के साथ रजत पर अपना कब्जा जमाया। एशियाई खेलों में महिलाओं के स्टीपल चेज में भारतीय एथलीट्स ने रजत और कांस्य पदक जीत लिया है। भारत की पारुल चौधरी ने महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेज में रजत पदक हासिल करने में सफलता हासिल की। वहीं इसी स्पर्धा में भारत की ही प्रीति ने कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 19वें एशियाई खेलों के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रतियोगिता के अंतिम पूल मैच में भारत ने बांग्लादेश को 12-0 के बड़े अंतर से हराकर अंतिम 4 में अपनी जगह पक्की की। भारत की तरफ से हरमनप्रीत और मनदीप सिंह ने 3-3 गोल, जबकि अभिषेक ने 2 गोल दागे। इनके अलावा अमित रोहिदास, ललित, नीलकंठ शर्मा और गुरजंट सिंह ने 1-1 गोल किए। 19वें एशियाई खेलों के 9वें दिन भारत ने कांस्य पदक के साथ दिन की शुरुआत की। रोलर स्केटिंग में भारत को ये कांस्य पदक मिला। महिलाओं की स्पीड स्केटिंग 3000 मीटर में संजना भटुका, कार्तिका जगदीश्वरन, हिरल साधु और आरजू कस्तूरी ने कांस्य पदक जीतने में सफलता हासिल की। उन्होंने 4 मिनट 34.861 सेकंड में दौड़ पूरी की। रोलर स्केटिंग चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की शुरुआत हो गई है। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार कैटालिन कोरियो और ड्यूसू वीसमैन को दिया गया है। इन्हें न्यूक्लियो साइड वेस्ट संसाधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए यह सम्मान देने की घोषणा हुई है। तो न्यूज नाइट में फिलहाल बस इतना, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में भारतीय प्रवासियों के साथ मुलाकात की। उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीय भारत और उज्बेकिस्तान के बीच दोस्ती का सेतु बनने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को गांधी जयंती के मौके पर खादी को भारतीय धरोहर और विरासत का प्रतीक बताया और लोगों से खादी उत्पाद खरीदने की अपील की। एनआईए का मोस्ट वांटेड आतंकी शहनवाज उर्फ शफीउज जमा को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ के बाद आतंकियों को हिरासत में लिया गया था और जिसके बाद 2 और आतंकियों की गिरफ्तारी की गई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने वामपंथी उग्रवाद मामले में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 60 से अधिक संदिग्ध नक्सल ठिकानों पर छापेमारी की। इससे पहले 9 सितंबर को एनआईए ने अगस्त 2023 के एक मामले के संबंध में तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में छापेमारी और तलाशी की थी, जिस दौरान विस्फोटक सामग्री, ड्रोन और एक लेथ मशीन की बरामदगी की गई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज संत ईश्वर सम्मान समारोह में भाग लिया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि मुझे बहुत प्रसन्नता है कि 21 वर्षों से ये संस्था सामाजिक बदलाव के लिए काम कर रही है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2023 तक ई फाइलिंग पोर्टल पर निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए लगभग 49.5 लाख टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सहित 30.75 लाख से अधिक ऑडिट रिपोर्ट दाखिल की गई। नई दिल्ली स्थित भारतीय योग संस्थान का 57वां योग दिवस समारोह मनाया गया, जिसमें 10,000 से अधिक साधक साधिकाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में गाजियाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, रोहतक और नोएडा समेत तमाम शहरों से साधकों ने योग दिवस समारोह में हिस्सा लेकर योग अभ्यास किया।